नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच शहर को हरा भरा बनाने की दिशा में कदम 18 बगीचों का किया गया निरीक्षण, विकास कार्य जारी। नई परिवहन नीति के विरोध में बस ऑपरेटर एकजुट, 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम की चेतावनी। रोड डिवाइडर लाइन और चमकदार रोड स्टैंड, नीमच को नगर पालिका अध्यक्ष ने की यातायात सुधार की शुरुआत। नीमच में संकल्प से समाधान अभियान के तहत दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर, सैकड़ों हितग्राहियों को मिला लाभ। थाना रतनगढ़ और डिक्केन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 साथी नग वजन गिरफ्तार, सोने चांदी के जेवरात लौटे मालिक के पास। यादव जी की लव स्टोरी पर नारायणी सेना का विरोध, समाज ने की निष्पक्ष जांच की मांग। मंदसौर में अफवाह से मचा बवाल, बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई, बिना पुष्टि बच्चा चोर बताकर सड़क पर की मारपीट। ग्वालियर में पुलिस भर्ती का फिजिकल टेस्ट शुरू, 14 मार्च तक चलेगी आरक्षक भर्ती की शारीरिक परीक्षा, 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे फिजिकल टेस्ट। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने शहर के 18 बगीचों का निरीक्षण कर उनके विकास और सौंदर्यीकरण की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही नमो पार्क भी तैयार हो जाएगा, जो पूरे नीमच के लिए हरियाली और मनोरंजन का स्थल बनेगा। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने आज शहर के विभिन्न बगीचों का निरीक्षण किया और शहर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा अब कुल 18 बगीचों का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है, जिनमें हरियाली, फुलवारी और बच्चों के खेलने की सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर वासियों के लिए नमो पार्क भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगा, जो पूरे परिवार के लिए मनोरंजन और विश्राम का स्थल बनेगा। स्वाति चोपड़ा ने नागरिकों से अपील की है कि वे पार्कों का अधिकतम उपयोग करें और उन्हें साफ सुथरा बनाए रखने में सहयोग करें। नगर पालिका अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि शहर के विकास और हरित परियोजनाओं को और गति देने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रहा है। उन्होंने जनता से सहयोग की उम्मीद जताई और कहा कि हर नागरिक की भागीदारी से ही नीमच को एक सुंदर और स्वच्छ शहर बनाया जा सकता है। देखिए, नीमच में लगातार जो विकास कार्य चल रहे हैं उसी श्रृंखला में हम लोग चाह रहे थे कि सब की बगीचे भी बहुत अच्छे हो जाएं, और चूंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से बगीचों का अच्छा होना बहुत जरूरी है, लोगों का यहाँ पर सैर करने आना बहुत जरूरी है। 18 बगीचों का अभी फिलहाल नगर पालिका के माध्यम से सौंदर्यीकरण कराया है, रंग रोगन कराया है, रिपेयर कराया है, वहाँ पर लाइटें लगवाई है, पौधे लगवाए हैं, नए नए जैसे आप देख सकते हैं स्टेच्यूज लगवाए हैं हमने, बच्चों के लिए आकर्षक चीजें लगवाई है, अब बड़ों के लिए पेवर्स लगवाए हैं ताकि वॉकिंग आराम से कर सकें। तो ऐसे राजेश कॉलोनी का हमारा बगीचा है जहां हम खड़े हैं, वो हमारा बालाजी का जो बगीचा है, प्लस महावीर वाटिका हमने अच्छा कराया है। साथ ही विकासेश्वर जो गार्डन है वो बहुत अच्छा हो गया है हमारा। इंदिरा नगर में हमने अच्छे करवाए हैं गार्डन, पंचवटी में करवाए हैं। तो इस प्रकार से जो 18 बगीचे हैं उनका जो सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है जनता को समर्पित है, और यही अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से कि सब लोग जरूर सैर पे निकलें, बगीचों में घूमें। बगीचे सुंदर होते जा रहे हैं और अगर आप सब आते रहेंगे तो इनकी सुंदरता और बढ़ेगी। हम सब सहयोग करें, योगदान करें, पौधों को पानी पिलाएं, और निश्चित ही उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो आजकल ये मोबाइल की एक दुनिया हो गई है जहाँ पर हम लोग घर में कैद होकर बैठ जाते हैं, तो धूप, हवा, पानी से हम कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां जो हो रही है, तो सब लोग बगीचों में आएं, घूमें, इनका ध्यान भी रखें, स्वच्छता भी रखें, पौधारोपण भी साथ के साथ जनता भी हमारे साथ मिलके करे। तो मिलके एक अभियान बनाना है हमको कि स्वस्थ नीमच भी बनाना है, स्वच्छ नीमच के साथ साथ। नीमच का मुख्य पार्क जो गांधी वाटिका है, उसकी प्रगति को लेकर किस तरह के काम हो रहे हैं? गांधी वाटिका में भी लगभग 40-50% काम हुआ है। मैं अभी वहाँ पर निरीक्षण किया था हमने, वहाँ पर भी बहुत सारे गुलाब के पौधे जो है वो नए लगाए हैं, तो बच्चों को देखना, बड़ों को देखना वो अच्छे लगेंगे। खरगोश वहाँ नए आए हैं, बतखे हम लेकर आए हैं, वहाँ पर रंग रोगन वहाँ पर हुआ है, सफाई वहाँ पर कर रहे हैं। तो गांधी वाटिका चूंकि सबसे बड़ा और प्रमुख हमारा गार्डन है, तो वहाँ पर भी काम चल रहा है। इसके साथ साथ जो नवीन गार्डन हमको बनाना है, नमो पार्क जो है, उसका भी हमारा DPR बन के आ चुका है। वो नीमच के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगा। वहाँ पर पिकनिक स्पॉट डेवलप होगा, जो हमारी तलैया है, ग्वालियर तलैया, उसके पास जो एक पूरी जगह खाली पड़ी थी, जो कचरा था, जो गंदगी थी, उसको हटा के वहाँ पूरा एक नमो पार्क बनने जा रहा है। तो लगातार शहर में पार्कों का जो काम है, जो स्वच्छता के साथ साथ हमको लगता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे पार्क का होना नीमच के लिए बहुत जरूरी है।
नई परिवहन नीति को लेकर नीमच के बस ऑपरेटरों ने मोर्चा खोल दिया है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते उन्होंने शासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि मांग ही नहीं मानी गई तो 2 मार्च से बसों का संचालन बंद कर चक्का जाम किया जाएगा। नीमच जिला प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने नई परिवहन नीति के विरोध में बड़ा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। सोमवार को एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शासन के नाम ज्ञापन सौंपा और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। संरक्षक एवं संयोजक मुकेश गुप्ता ने बताया कि 22 फरवरी को सागर में प्रदेश भर के बस मालिकों व संगठनों की बैठक में स्टेज कैरिज बसों के संचालन को लेकर लाई जा रही नई नीति का विरोध करने का निर्णय लिया गया। उनका कहना है कि नई व्यवस्था के तहत शासन 7 एजेंसियों को नियुक्त कर बस संचालन सौंपने की तैयारी में है, जिससे स्थानीय बस ऑपरेटर के व्यवसाय पर सीधा असर पड़ेगा। जिले में वर्तमान में करीब 250 बसें संचालित हो रही है। बस ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो 2 मार्च से जिले सहित प्रदेश भर में बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में आम जनता को होने वाली असुविधा के लिए शासन जिम्मेदार होगा। इसमें मुख्य मुद्दा जो है, दिसंबर में शासन द्वारा जो एक नई परिवहन नीति लागू की गई है, जिसमें शासन जो है 7 एजेंसियों को अपॉइंट करेगा और वो बस का संचालन करेंगे। उसमें पूरी तरह से होगा कि बस मालिक पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, वो संचालन में परमिट भी वही जारी करेंगे और 300 रुपये प्रति बस की एक लीज जमा कराएंगे। ये हमारा मेन मुद्दा है कि उसको खत्म किया जाए। वो नई परिवहन नीति अगर लागू होती है तो अब बस व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो जाएगा। बस व्यवसायी की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, वो उसके अधीन रहेगा। ये नीति कब से ये 1 अप्रैल से नीति लागू होने की। 1 अप्रैल से लागू होने। 300 रुपए जो लीज बता रहे हैं प्रतिदिन की 300 रुपए नहीं किलोमीटर से 3 रुपए किलोमीटर है, मतलब 1800 रुपए 1500 रुपए जी 3 रुपए किलोमीटर से ली आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, वो नीति को जो है विरोध कर रहे हैं उस नीति का, और नीति जो लागू ना हो। अगर वो लागू होती है तो सब बस मालिक जो है हड़ताल पे रहेंगे और रोड पे आ जाएंगे। जिले में कुल कितनी बसें हैं? जिले में लगभग 250 बसें हैं जो संचालित होती है जिले से। कितने दिन का? 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिन में हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगामी दिनों में 2 मार्च से जो है हम पूरी तरह से बसों का व्यवसाय बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे और पूरे प्रदेश में होगा। नीमच के अलावा पूरे प्रदेश की बसें बंद रहेंगी। ये मध्य प्रदेश के लिए होगा कि राजस्थान? ये मध्य प्रदेश अगर तो संचालित होती है, राजस्थान में तो वो भी नहीं जाएगी। आपका शुभ नाम? मुकेश गुप्ता। नीमच में यातायात व्यवस्था को नई दिशा देने की पहल शुरू हुई है। शहर में पहली बार रोड डिवाइडर, लाइन मार्किंग और चमकदार रोड स्टड लगाए जा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के इस कदम को शहर में सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। शहर को सुंदर, सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाने की दिशा में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। नगर में पहली बार सड़कों पर येलो लाइन से डिवाइडर मार्किंग की जा रही है, जिससे लेन स्पष्ट दिखाई दे और वाहन निर्धारित दिशा में संचालित हो, जिससे यातायात व्यवस्था अधिक सुदृढ़ और सुगम होगी। इन डिवाइडरों के बीच आधुनिक रोड स्टड भी लगाए जा रहे हैं, जो रात में वाहनों की हेडलाइट पड़ते ही चमकेंगे। इससे न केवल मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। इस पहल का प्रथम प्रयोग लायंस पार्क से वीर पार्क रोड तक किया जा रहा है, जहां सड़क पर स्पष्ट पीली डिवाइडर लाइन बनाई जा रही है। इसके अलावा यह कार्य चरणबद्ध तरीके से शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी किया जाएगा, ताकि संपूर्ण नीमच में यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बन सके। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा की इस दूरदर्शी पहल को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे न केवल ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा बल्कि रात के समय भी वाहन चालकों को स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा। नागरिकों ने इस सकारात्मक प्रयास के लिए नगर पालिका अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। नगर पालिका द्वारा अच्छा काम कर रहे, लाइन में द्वारा कर रहे, जो बहुत बढ़िया काम है। अभी क्या है कि इससे एक्सीडेंट भी कम होंगे, नहीं तो क्या बहुत सारे लोग इधर से जा रहे हैं, इधर से भी ऐसे ही आ रहे हैं। अब इधर से लेफ्ट साइड से लेफ्ट वाले जाएंगे और राइट साइड से राइट वाले। रोड पे बीच में लाइन, हाँ लाइन डल रही ना, लाइन से बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। यहाँ हमारे ठेले वालों को भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। कौन बना रहा है वो? ये अपने नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा बन रहा है और रोड का भी काम अच्छा हो गया इस बार, रोड भी अच्छा कर दिया इन्हें। क्या नाम आपका? राहुल जायसवाल नाम है अपने, ये हंगामा ठेला लगता है। फ्लैश का काम कर रहा हूँ, जो कि दोनों तरफ आउटर, बीच में जो डिवाइडर वाली लाइन बना रहे अपन, तो ये करीब करीब नीमच में पहली बार बन रही है इस टाइप। काम की बात कर रहे हैं आप, ये काम हो रहा है ये लायंस पार्क के पास। अच्छा, ये जो बीच में लाइन में डाल रहे हैं क्या बोलते हैं? इसको डिवाइडर बोलते हैं। डिवाइडर पहली बार डर रही है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? कैलाश। देखिए, पहली बार जो हम लोग नीमच में ब्रॉडनिंग का काम चल रहा है रोड्स का, तो ये नीमच के इतिहास में पहली बार हो रहा है। जो मार्किंग्स है, व्हाइट मार्किंग्स,
वो भी जो है एक नए कॉन्सेप्ट से हम करा रहे हैं। जैसे हमारे बड़े शहरों में होता है, नीमच को हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा स्मार्ट लुक दिया जाए, तो बहुत ही सुंदर और भव्य वो रोड बना है। जो एक पतली सी गली हुआ करता था, आज आप देखेंगे जो हमारा लायंस पार्क से लेकर डॉक्टर माहेश्वरी तक का जो रोड है, अब उसका स्वरूप बदल चुका है। वहां पर शानदार भव्य चौड़ा रोड बन चुका है, वहां पर येलो और व्हाइट लाइनिंग्स हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक सिविक सेंस डेवलप हो जाता है। जब भी कोई गाड़ी पार्क करता है तो वो कोशिश करता है कि व्हाइट लाइन के अंदर रहे, और जब वो डिवाइडर की लाइंस डल जाती है तो एक ट्रैफिक सिस्टम बना रहता है, ट्रैफिक अच्छा मैनेज हो जाता है और सेफ्टी भी रहती है। पहली बार हाँ जी, सेफ्टी को देखते हुए रोड मार्किंग्स करवाई जा रही है। नया कॉन्सेप्ट है और शहरवासियों के लिए सौगात है। निश्चित ही इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मैंने बताया, सिविक सेंस भी डेवलप होगा और रोड एक्सीडेंट्स में भी कमी आएगी, और इसके साथ साथ जो उसका लुक है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अगेन वहाँ पर कैटाइज लगने वाली है, रोड ब्रॉड हो चुका है, लाइनिंग हो चुकी है, वहां पर हम लोग और लाइटिंग की व्यवस्था भी कराने वाले हैं। तो एक पूरा सुंदर बड़ा नया भव्य रोड जनता को समर्पित है। जिले में दिव्यांगजनों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से संकल्प से समाधान अभियान के तहत जिला चिकित्सालय स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में विशेष प्रमाण पत्र शिविर आयोजित किया गया। संकल्प से समाधान अभियान के तहत सोमवार को जिला चिकित्सालय स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रमाण पत्र शिविर आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले शिविर में नगर पालिका क्षेत्र की बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने भाग लिया और स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने टीम के विभिन्न दिव्यांगतों की जाँच कर पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही प्रमाण पत्र जारी किए। पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखने के लिए पंजीयन, परीक्षण और वितरण की व्यवस्था सरल व पारदर्शी रखी गई, जिससे आवेदकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना था। सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल ने बताया कि आगे भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान एसडीएम संजीव साहू और सीएमओ दुर्गा बामनिया ने व्यवस्थाओं की निरीक्षण कर हितग्राहियों से चर्चा की। संकल्प से समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत आज नीमच शहरी क्षेत्र नगर पालिका एरिया वाले के लिए दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें जो भी दिव्यांग लोग उपस्थित होंगे उनकी परीक्षण कर उनका प्रमाण पत्र बना करके वितरित किया जाएगा। हाथों बनाया जाएगा, तुरंत हाथों हाथ बना करके उन्हें यूडीआईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। सर भविष्य में इस तरह के शिविरों का समय समय पर ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। पूरे जिले में आयोजित हुए थे इस बार, जिसमें करीब 9 कैंप आयोजित किए गए, अलग अलग तहसीलों में अलग अलग दिनांक में आयोजित किए गए, जिसमें से अभी 4 शिविर हो चुके हैं, 5 शिविर और होने अभी बाकी है। पुलिस ने 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। यह कार्रवाई थाना रतनगढ़ और चौकी डीकेन की संयुक्त टीम ने की। थाना रतनगढ़ और पुलिस चौकी डीकेन की टीम ने 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। घटना 3 फरवरी की बताई जा रही है, जहां डीकेन निवासी मुकेश के घर में चोरी हुई थी। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में जांच करते हुए आरोपी लाभचंद्र उर्फ लाभू और तूफान को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से सोने चांदी के कंगन, झुमकी, अंगूठी, नथ, पायल और चोरी में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी पूर्व में भी कई अपराधों में संलिप्त रह चुके हैं। इस उल्लेखनीय कार्रवाई में थाना रतनगढ़, चौकी डीकेन और साइबर सेल नीमच की सराहनीय भूमिका रही। अहीर यादव समाज की नारायणी सेना ने धनेरिया कला में प्रस्तावित फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। समाज का कहना है कि फिल्म समाज की छवि को गलत तरीके से पेश कर सकती है, इसलिए उन्होंने प्रशासन और सेंसर बोर्ड से तत्काल निष्पक्ष जांच और रिलीज रोकने की मांग की। अहीर यादव समाज की नारायणी सेना ने आज धनेरिया कला में एक विशेष विरोध प्रदर्शन कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। समाज ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित फिल्म यादव जी की लव स्टोरी समाज की छवि को गलत ढंग से पेश कर सकती है और इससे उनके सम्मान पर आघात पहुंच सकता है। समाज के वरिष्ठ नेताओं जैसे हरीश अहीर, जितेंद्र अहीर, निखिल अहीर, सुभाष अहीर, प्रकाश अहीर, बंटी अहीर और अन्य सदस्यों ने हाथों में पोस्टर लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन और सेंसर बोर्ड से फिल्म की सामग्री की निष्पक्ष समीक्षा कराने और यदि आपत्तिजनक दृश्य हो तो उन्हें हटाने की मांग की। साथ ही समाज ने फिल्म की रिलीज पर तब तक रोक लगाने का आग्रह किया तब तक उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो जाता। विरोध प्रदर्शन के दौरान नागरिकों ने जोर देकर कहा कि अहीर यादव समाज ने हमेशा देश की सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य परंपराओं में योगदान दिया है और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी माध्यम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नारायणी सेना ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि समय रहते उचित कार्रवाई की जाए ताकि सामाजिक सौहार्द और शांति बनी रहे। नीमच जिले नारायणी सेना यादव अहीर समाज यादव जी की लव स्टोरी का
फुल जोर विरोध करती है, जो 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है, जिसका नारायणी सेना में भारी आक्रोश है। यादव समाज जी की लव स्टोरी जिस तरह की फिल्म बनाई गई, इससे समाज में आक्रोश पैदा हो गया है। यदि ये रिलीज होती है तो नारायणी सेना इसका पुरजोर विरोध करेगी, सड़कों पे उतरेगी। जय यादव, जय माधव, जय माधव। एक अफवाह ने रविवार शाम इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया। मंदसौर में बच्चा चोरी की अफवाह ने रविवार शाम भीड़ को उग्र बना दिया। नरसिंहपुर इलाके में एक व्यक्ति को बिना पुष्टि के सड़क पर पीटा गया, जिसे बाद में पुलिस ने बचाया। मंदसौर जिले के नरसिंहपुर इलाके में रविवार शाम बच्चा चोरी की अफवाह फैलने के कारण एक व्यक्ति पर भीड़ ने हमला कर दिया। शख्स को हाथ पैर बांधकर सड़क पर घसीटा गया और उसे लात घूंसे मारे गए। घटना का वीडियो भी लोगों ने बनाया। पुलिस की टीम ने समय रहते पहुंचकर व्यक्ति को भीड़ से छुड़ाया और थाने ले गई। जांच में पता चला कि अफवाह के आधार पर हुई यह पिटाई किसी ठोस घटना पर आधारित नहीं थी। स्थानीय लोगों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। कोतवाली थाने के उप निरीक्षक संदीप मौर्य ने कहा कि पुलिस ने आरोपी भीड़ के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे। उन्होंने चेताया कि कानून को अपने हाथ में लेने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ग्वालियर में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के तहत आरक्षकों का फिजिकल टेस्ट शुरू हो गया है। एसएफ ग्राउंड पर 14 मार्च तक चलने वाली इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की दौड़, लॉन्ग जंप और गोला फेंक के जरिए शारीरिक क्षमता परखी जा रही है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के तहत आरक्षकों का फिजिकल टेस्ट रविवार से शुरू हो गया है। भर्ती प्रक्रिया की निगरानी कर रहे डीआईजी अमित सांगी ने बताया कि यह शारीरिक परीक्षा 23 फरवरी से 14 फरवरी तक एसएफ ग्राउंड पर आयोजित की जा रही है। फिजिकल टेस्ट में अभ्यर्थियों को 800 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप और गोला फेंक की परीक्षा देनी होगी। लॉन्ग जंप और गोला फेंक में 3-3 मौके दिए जा रहे हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्य किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जा रही है। मैदान में 64 सीसीटीवी कैमरे और वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। ग्वालियर केंद्र पर 5000 से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अंतिम चयन फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा। नमस्कार दर्शकों, नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। हमारे बीच है भाजपा के एक ऐसे नेता जिसकी शुरुआत जमीन से हुई और वे शिखर पर पहुंचे। जी हाँ, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन पाटीदार जी। पाटीदार जी, आपका हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले जब हमने देखा था कि पवन पाटीदार का एक गांव, छोटे से गांव से निकलकर भोपाल के सियासत गलियारों तक आप पहुंचे, तो इतना लंबा सफर आपने कैसे तय किया? सबसे पहले राकेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्यक्रम के लिए भी और मुझे आपके दर्शकों से रूबरू करवाने के लिए भी। और जहाँ तक छोटे गांव का प्रश्न है, एक साधारण कार्यकर्ता का प्रश्न है, तो पवन तो सच में आज भी वही है। हो सकता है कि कोई जिम्मेदारी, दायित्व जिसे हम कहते हैं, पार्टी ने कोई काम दिया है, पर मैं वही हूँ, वही था और ईश्वर मुझे वैसा ही रखे, ऐसा मैं आशीर्वाद भगवान से मांगता हूँ। क्योंकि कार्यकर्ता भूमिका पहले, उसके बाद में अगर कोई जिम्मेदारी है तो उसका निर्वहन उतनी ही तन्मयता से करे, उस भाव को सदैव मेरे अंदर जिंदा रखे। इसलिए छोटा गाँव बड़ी जिम्मेदारी शायद ये देखने में हो सकता है, पर हम वही है, वही रहना चाहता हूँ। जी जी, पहले आपका एक छोटा दायरा था गांव का, फिर उसके बाद नीमच जिले का दायरा आया, अब प्रदेश का दायरा आया। तो पूरे प्रदेश में आपने देखा कि कम से कम आधा एमपी तो नाप लिया, कई जिलों में आप गए। क्या अंतर पाते हैं छोटे स्तर से लेके प्रदेश स्तर की राजनीति में आप? अगर हम अंतर की बात करें तो ये बड़ा अंतर हो सकता है। हर क्षेत्र का अपना अपना एक स्वभाव है, हर कार्यकर्ता का अपना अपना एक स्वभाव है, पर एक चीज कॉमन है भारतीय जनता पार्टी में कि हर व्यक्ति
एक भावनाओं के साथ में, एक विचार के साथ में और पार्टी के प्रति समर्पण भाव के साथ में देश के लिए कुछ करने की एक उत्कंठा मन के अंदर है, उसके साथ में काम करने के भाव प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता या उस वैचारिक विचार से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर है। ये तो समान है। अंतर इतना आता है कि हर क्षेत्र का अपना अपना एक राजनीतिक स्वभाव है और दायित्व में अंतर ये आता है कि कहीं न कहीं परिवार बड़ा है तो अपेक्षाएं भी उतनी बड़ी होती है, फिर अपनी भूमिका बदलती है तो उस भूमिका में कुछ अपने आप को भी उस तरीके से बदलना पड़ता है, चाहे वो परिश्रम बढ़ जाता है, समय ज्यादा देना पड़ता है, लोगों को स्नेह देना पड़ता है, हर प्रकार के लोगों को समझकर, उनको गले लगाकर, उनके भाव को समझकर उस अनुसार काम करने का प्रयास करना पड़ता है। कैसे दिन की शुरुआत कैसे होती है आपके? दिन की शुरुआत तो जैसे पहले था वैसे ही आज भी हूँ। कितने बजे घर से निकल जाते हैं? घर से तो मैं लगभग 9:30-10 बजे निकलता हूँ, पर सुबह का उठने के साथ में व्यायाम करना और अगर जा पाऊँ और अनुकूलता रहती है तो कभी शाखा चले जाऊं या कुल मिला के कुछ व्यायाम हो जाना सुबह। तो लोगों का आना तो सुबह से शुरू हो जाता होगा? लगभग ऐसा है कि 9:30-10 बजे से 9-10 बजे के लगभग से लोग आते हैं, क्योंकि कार्यालयों का खुलना, विभागों का खुलना, और ये लोग भी समझते हैं कि किस समय के बाद में जो फोन का लगाना भी उपयुक्त रहता है, अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है तो मोटा मोटा 10-1 बजे से। अच्छा, ये आप संगठन में ज्यादा टाइम दिया आपने और सत्ता भी भाजपा की है, तो ऐसे में सत्ता के लिए लोग आते हैं या संगठन के लोग ज्यादा आते हैं, क्या कहते हैं? संगठन के कार्यकर्ता संगठन के व्यक्ति के पास ज्यादा आते हैं कि अगर हम पार्टी के अध्यक्ष रहा, मैं जिला अध्यक्ष रहा या फिर अभी मैं भूमिका में, तो स्वाभाविक है पार्टी का कार्यकर्ता ज्यादा आता है। आम लोग भी आते हैं क्योंकि चूंकि हम पार्टी सरकार में है, हम सरकार का ही एक अंग है, तो आम लोग भी आते हैं, पर कार्यकर्ता के साथ में आम लोग आते हैं। अगर किसी का काम है तो सामान्य कार्यकर्ता के साथ आते हैं, सीधे भी आते हैं, लगभग सभी प्रकार के लोग आते हैं, पर संगठन की भूमिका में कार्यकर्ता ज्यादा उम्मीद रखकर किसी भी विषय को लेकर आता है। जी। आपने भोपाल में बिना किसी शोर शराबे के पदभार ग्रहण कर लिया और डायरेक्ट काम शुरू कर दिया, जबकि जो दूसरे मोर्चे के अध्यक्ष बने उन्होंने लाव लश्कर के साथ वहां कार्यक्रम किया और आपने बिल्कुल सहजता से जाके सीधे वर्किंग शुरू कर दी। तो इसके पीछे क्या प्लानिंग क्या थी? ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, जिसने किया उसने भी अच्छा किया। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आपके समर्थक भी और प्रदेश में भी कई लोग चाह रहे थे पवन जी का अच्छा पदभार ग्रहण समारोह होगा, सारी चीज होगी, वैसा कुछ नहीं हो पाया। थोड़ा मेरे मन के अंदर ये था कि बहुत दूर से कार्यकर्ता आता है, गाड़ी घोड़े लेकर आएगा, उसकी जो एनर्जी है वो वहां लगने की बजाय हमारे मन के अंदर अब ये भाव है कि उस एनर्जी को जब कोई बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे, मोर्चे का कोई पार्टी का कार्यक्रम आएगा, तो उस ऊर्जा को वहां लगाएंगे। दूसरा, जिले के अंदर उसकी ऊर्जा लगे जहाँ उसके काम की आवश्यकता है। तो ऐसा सब कुछ। एक बीजेपी में दो नई शुरुआत हमने देखी। एक तो आपने सबसे पहले ये देखा कि आपने बिना किसी शोर शराबे के दौरे शुरू कर दिए और अपना दायित्व संभाल लिया। दूसरा, आपने बुके और मालाओं को बंद करके सीधे किताबें ले रहे हैं, वो क्या कंसेप्ट है? दोनों कॉन्सेप्ट के पीछे हम किसी भी प्रकार की स्थायित्व चाहता हूँ मैं कि कार्यकर्ता है, उसकी ऊर्जा तो उसकी ऊर्जा भी वहां लगे जहाँ पार्टी को आवश्यकता है और काम में लगे पार्टी के, बजाय इसके कि वो बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से। तो एक तो ये, और बुके वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मन में इसलिए आता है, ऐसा नहीं कि किसी के बुके का सम्मान नहीं, बुके का भी सम्मान है। कोई फूल उगाने वाला अगर किसान है तो उसके भी फूल बिकने चाहिए, क्योंकि वो फूल से बुके बनती है, मालाएं बनती है, उसका भी अपना सम्मान है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बुके की बजाय जब बुक आती है तो बुक की खुशबू लंबे समय तक रहती है, वो कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों को और हमको भी बहुत कुछ सिखाती है और बहुत सारी इतिहास से भी हमको परिचित करती है। तो बुक का एक स्थायित्व है जो स्थायी खुशबू को छोड़ता है, और बुके की और फूल की खुशबू कुछ समय के लिए। भाजपा जिला अध्यक्ष पद से हटने के बाद, अपना कार्यकाल हटने का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नीमच में यह चर्चा थी कि पवन पाटीदार हाशिए पे चले गए, अब उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया और वे शायद ही वापस ही आएंगे। लेकिन जो धमाका आपने किया उससे आपके विरोधी चारों कोने चित हो गए। ये किस तरह से प्लानिंग बनी कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नीमच से उठाकर एक युवा को प्रदेश में बिठा दिया जाएगा और ये कमल पवन पाटीदार ने कर दिया?
विरोधी मतलब कांग्रेस के लोगों को निश्चित रूप से झटका। भाजपा में भी लगा, भाजपा में भी आपके अति प्रिय और प्रिय सभी तरह के लोग हैं। भाजपा में मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे बनने पर भाजपा के लगभग सभी नए पुराने सीनियर हमारे साथ के समकक्ष सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह था और सभी ने कहीं कहीं उस समय बधाई भी दी, स्नेह के साथ गले भी लगाया और हम सभी मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाजपा के अंदर तो इस बात को लेकर खुशी थी कि बहुत लंबे समय के बाद नीमच जिले को कहीं कहीं कोई जिम्मेदारी मिली है, तो पार्टी कार्यकर्ताओं में तो लॉबिंग कैसे हुई पिछड़ा वर्ग मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष बनने की? सभी भाजपा में लॉबिंग होती नहीं है और कोई भाजपा में सोच लेगा लॉबिंग करूंगा या ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो वो जो लॉबिंग करने की एनर्जी है अगर वो सकारात्मक दिशा में लगा लेगा कि कैसे मुझे जो भूमिका दी है वो बहुत ढंग से हो जाए। जैसे आज मुझे मोर्चे का अध्यक्ष बनाया और मैंने आज अगर सोचा कि मैं किसी नई चीज की लॉबिंग करूं तो मैं फेल हो जाऊंगा, और अगर मुझे काम दिया और मैंने उस काम को ठीक से करने के लिए पूरी एनर्जी लगाई कैसे हो सकता है, कैसे ठीक से कार्यकारिणी नीचे तक गठन हो सकता है, फिर गठन के बाद कैसे कार्यकारिणी किस स्वरूप में अच्छा काम कर सकती है, तो वो खुशबू 10 गुना मल्टीप्लाई होती है। और हम सिर्फ हमारी ऊर्जा इसलिए लगा दें कि मुझे कुछ बनना है आगे और लॉबिंग करना है, तो वो लॉबिंग से अच्छी ये लॉबिंग है कि जो काम किया उसको ताकत से कर देंगे, तो वही हमारे यहाँ पे लॉबिंग है। जी जी, कहते हैं राजनीति में एक गॉडफादर होता है और वो अपने लोगों को आगे बढ़ाता है। कांग्रेस में तो पट्टावाद है, ये सबके अपने अपने पट्टे हैं, लेकिन भाजपा में नहीं है। लेकिन कहते हैं कि भाजपा में भी है कहीं ना कहीं गॉडफादर हैं, वो अदृश्य रहता है लेकिन अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आपके भी है कोई गॉडफादर जो है लेकिन दिखते नहीं है? देखिए, हमारा गॉडफादर तो एक ही है जिसके लिए हमको काम करना है और जिसको हमको परम वैभव पर ले जाना है, वो गॉडफादर है हमारा भगवा। जिस भगवा को हमको देश ही नहीं दुनिया के अंदर लहराना है, तो यहाँ एकमात्र गॉडफादर है और उसी के लिए हम काम करते हैं और उसी का मान सम्मान के लिए हम काम करते हैं, वो है हमारा भगवा ध्वज। जी जी, आप पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने और पिछड़ा वर्ग को लेकर 27% आरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही है। इस दिशा में क्या कदम उठा रहे कि पिछड़ा वर्ग का कम से कम भाजपा शासन में रहते हुए जो आरक्षण लंबे समय से पेंडिंग है, अभी 14% मिल रहा है, 27% मिले, आप इसके पक्षधर हैं? आरक्षण मिलना चाहिए और जो भी कहीं पीछे छूटा हुआ व्यक्ति है, जो भी कहीं आज गरीब है, जिसको कहीं कहीं सरकार शासन की योजनाओं के माध्यम से या सरकार के आरक्षण के माध्यम से उसके जीवन में कोई परिवर्तन आना चाहिए, उसको आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है कि ओबीसी को लेकर, तो भाजपा ओबीसी को लेकर सदैव से चिंतित रही है और ओबीसी को ही लेकर नहीं, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, एक गरीब व्यक्ति के उत्थान को लेकर भाजपा सदैव चिंतित रही है। और हम जहां तक ओबीसी की बात करें तो ओबीसी आयोग का बनना, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, तो संवैधानिक दर्जा देकर अगर किसी ने सक्षम अगर ओबीसी आयोग को बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाया है कि हम क्या ओबीसी वर्ग के लिए अलग से बजट निकालकर, अलग से प्रावधान कर और आयोग बनाकर और उस वर्ग की जो आवश्यकता है उनको कैसे पूर्ण कर सकते, तो वो चिंता भी किसी ने करने का काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहां तक 27% आरक्षण की बात है तो उसको लेकर विषय चूंकि कोर्ट में है, विषय जटिल है, विषय कानूनों में उलझा हुआ है, इसलिए बहुत आसान उसका कोई सीधा जवाब अभी नहीं हो सकता। पर पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं और उसे कर रही है। पवन पाटीदार का आने वाला भविष्य क्या है? चुनावी राजनीति का वर्ष शुरू होने वाला है, नगरीय निकाय से लेकर लोकसभा तक चुनाव रहेंगे, नीमच विधानसभा की आपकी दावेदारी रही है, तो आने वाले समय में पवन पाटीदार को कहाँ देखा जाएगा? पहले तो हमारे यहाँ दावेदारी नहीं होती सीधी, हमारे यहाँ काम करते हैं, काम के आधार पर उस पर विचार होता है। तो ये बात सही है कि कहीं कहीं ऐसा लगता था कि हाँ ये विचार अपने लिए भी हुआ है या कहीं कहीं कोई चर्चा अपने से हुई तो वो लगा। पर आज पवन पाटीदार के काम की हम बात करें तो आज पवन पाटीदार का एकमात्र काम है कि अगर मोर्चे का काम मिला है तो इस मध्य प्रदेश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर क्या रोड मैप बना रहे आप ओबीसी मोर्चा को मजबूत करने के लिए प्रदेश में? पूरे प्रदेश में हम पहले तो उन बूथों को, उन मंडलों को, उन विधानसभाओं को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं कि जहां पर कहीं कहीं हम लोग आज भी या तो चुनाव हारते हैं या फिर हारते जीतते हैं, तो हम पहले उन पर काम करने की और उन पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। और अगर हारते हैं और कहीं ओबीसी वर्ग, ओबीसी की कोई जाति
वहां पर किसी भी कारण से हमसे उतनी ज्यादा संतुष्ट नहीं है, हमारे विचार से उतनी ज्यादा सहमत नहीं है, तो क्यों नहीं है उस पर काम करना और कैसे होगी उस पर काम करना। तो हमारा फोकस जहाँ पर अभी हम आज भी वैसे हम 80-90% घरों तक और झोपड़ी खोपड़ी तक विचार और भाजपा है, पर जहाँ फिर भी आवश्यकता है वो कैसे हो सकता है उस रोड मैप पर काम करेंगे। जी जी। अच्छा, देखा गया कि ओबीसी वर्ग में भी कि जो संपन्न वर्ग है वो तो भाजपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो ओबीसी वर्ग में जो निम्न स्तर पे गरीबी वाला वर्ग है वो आज भी कांग्रेस के साथ है, वो भाजपा उसको जोड़ नहीं पा रही है। वैसे मुझे ऐसा लगता है एक समय था जब ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इतनी तेजी से संचार के माध्यम नहीं थे, इतनी तेज प्रचार के माध्यम नहीं थे, पर आज जैसे जैसे माध्यम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, नई पीढ़ी जागरूक हो रही है, नई पीढ़ी हर चीज को देख रही है कि कौन क्या करना चाहता है, कौन सी सरकारें किस बात को लेकर चिंतित है, कौन सी सरकारें जो सिर्फ बातें करती है, वोट लेती है, वोट लेने के बाद में सिर्फ नोट लेती है, और कौन ऐसे लोग हैं जो वोट लेने आते हैं, वोट भी लेते हैं और सरकार भी हम ही से चलवाते हैं। जनता के द्वारा सरकार और जनता के द्वारा ही सरकार को चलाना, योजनाएं भी सरकार जनताओं के बीच में से ही क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है जनता के लिए, तो वो बातें समझती है। इसलिए ऐसा कोई वर्ग नहीं जो हमसे छूटा है, पर फिर भी जो आपका प्रश्न है कि कहीं कोई वर्ग छूटा है, तो वो मैंने मेरा पिछले आपके प्रश्न में कहा कि हम इस बात की चिंता निश्चित रूप से करेंगे कि आज भी कहाँ पर असहमति है, कहाँ पर विचार के प्रति लोगों में कहाँ कोई भ्रम है, क्योंकि भ्रम फैलाने वाले लोग अपना काम लगातार करते हैं, तो उस पर भी ओबीसी मोर्चा काम करेगा। जी जी। कल आपका जन्मदिन है, नीमच में उत्सव की तैयारी चल रही है, पवन उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? पवन उत्सव नहीं है, जन्मदिन रहता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता और सब लोग हम इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ हम काम कर रहे हैं, मित्र हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ताओं में खुशी तो रहती है। अपने परिवार में किसी का जन्मदिन रहता है, अपने भाई का, मित्र का, बेटे का, बेटी का, माँ का, पिता का, तो हम में एक उत्साह रहती है, हम उस कार्यक्रम और उस उत्साह के साथ में उस अवसर को बनाते हैं। तो जन्मदिन भी सब मित्र साथियों का, स्नेह जनों का स्नेह पाने का भी अवसर रहता है, सबके साथ में एक एकत्रीकरण का भी अवसर रहता है, तो वो उत्साह है नीचे। देखा गया कि नीमच में पवन पाटीदार की एक अलग ही लॉबी है, युवाओं की लॉबी। जब आप जिला अध्यक्ष है तब आपने अलग हटके अपना एक नेटवर्क खड़ा किया और इससे नीमच के तीनों विधायक कहीं ना कहीं आपसे नाराज भी रहे, क्योंकि पवन पाटीदार ने एक अपनी अलग राह बनाई विधायकों से हटके, और इसी दौरान कहीं ना कहीं विधायकों से भी खटपट चली आपकी। मतलब कहीं ना कहीं आपकी एक राह अलग ही थी, आप अपनी लाइन बड़ी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों को भी दिक्कत हुई थी, उस पर क्या कहेंगे आप? खटपट तो किसी से नहीं चली, क्योंकि बड़ा परिवार है तो बाहर से देखने वालों को ऐसा लगता है, क्योंकि अपना अपना तरीका काम करने का होता है, अपना अपना सोच होता है, अपना अपना मत होता है, परंतु हम लोग एक डायरेक्शन में काम करते हैं। जितना उत्साह से और जितना साथ शायद हम सब लोगों ने काम किया है, सभी मैंने, जिलाध्यक्ष के दौरान विधायक गण ने, सांसद गण ने, और बहुत आनंद के साथ काम किया साहब। वो जो आनंद के पल है ना, वो शायद बहुत बार बाहर शेयर नहीं हो पाते। हमने जैसे में आप कोई बोलता है हम गाना गाते तो हम लोगों ने साथ में गाने भी गाए, हम लोगों ने उस चीज को पार्टी का काम करते करते परिवार भाव को भी हम सब लोगों ने एंजॉय किया है। पर बाहर इसलिए भी राजनीति की तरफ देखने की दृष्टि एकदम से किसी व्यक्ति की वही रहती है, इसलिए वो खटपट दिखती है, पर कहीं कोई खटपट नहीं है। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार से आपके मतभेद हम अक्सर सामने आते रहे और यह मीडिया में भी चलता रहा और देखते भी रहे। अब क्या स्थिति है? मतलब अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीमच की राजनीति से दूर हो गए पवन पाटीदार, भोपाल की राजनीति करेंगे, नीमच की राजनीति में दखल नहीं देंगे। नहीं, दखल का सवाल नहीं है, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। पहले मैं जिलाध्यक्ष था, मैं यहाँ की भूमिका में ज्यादा काम करता था, मैं वहाँ भूमिका में काम करूंगा, ये तो पार्टी की अपनी लाइन है। और जहाँ तक आप मानिए दिलीप भैया की बात कर रहे हैं, वो मेरे लिए सदैव बहुत आदरणीय रहे हैं। और मैं एक और बात बताऊं, मैं जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बना उसकी घोषणा के शायद मुश्किल से आधे घंटे बाद ही मैंने सबसे पहले अगर किसी के निवास पर जाकर आशीर्वाद लिया तो वो भी माननीय दिलीप सिंह जी परिहार के ही लिया। और कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं रही, मैंने जैसा आपसे कहा कि हम जो काम करते हैं रोज करते हैं, रोज काम करने वाला आदमी का बहुत बार एक दूसरे के साथ सोच के बहुत बार छोटे बड़े अंतर दिखते हैं, पर ऐसा कभी नहीं रहा। वो सदैव आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। उन सब ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत स्नेह भी प्राप्त किया है, इसलिए जो राजनीति में दिखता है उसी को हम लोग बहुत बार मान लेते हैं कि ऐसा है। आप जावर के गांव मांडा से आते हैं
राजनीति पहले नीमच में की, अब भोपाल में की, तो विधानसभा लड़ने के लिए जावद चुनेंगे कि नीमच चुनेंगे? हमको चुनने का अधिकार ही नहीं है। जो भी चुनती पार्टी चुनती, काम भी पार्टी देती है। आप 2-3 विधानसभाएं जरूर चुनवा दोगे आप बैठ के। नहीं, फिर भी आपने तय तो कर रखा होगा, क्योंकि नीमच से तो आपकी दावेदारी हमेशा रही है और देखा भी है। फिर भी एक मन तो बनाया होगा कि कहीं ना कहीं, देखिए राजनीति में रहते हैं तो चुनावी समर में तो उतरना ही पड़ेगा, और पार्टी अगर अवसर देगी तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? अब उतरना ही पड़ेगा, वो तो वो होता है जब हम तय करेंगे। जब हम तय नहीं करेंगे, तय पार्टी करेगी। तो उतारेगी नहीं उतारेगी, क्या सोचेगी, कहाँ से सोचेगी, ये सब पार्टी और वरिष्ठ नेतृत्व का लुकआउट है। इसलिए उस पर हम ज्यादा न कुछ कह सकते हैं, न कहना चाहिए। एक अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका में काम करना चाहिए। जब पार्टी अपने पर विश्वास करे तो उस विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। जी जी। अभी वर्तमान में मोहन सरकार की क्या स्थिति है और किस तरह से काम कर रही है, आप क्या कहेंगे? मोहन सरकार का एक जो डायरेक्शन है, जो हम सदैव मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और सरकार उस लाइन पर चलती है कि विकास दोनों तरह के आवश्यक है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना भी जरूरी है, स्कूल बनना भी आवश्यक है, अच्छे चिकित्सालय अस्पताल बनना भी आवश्यक है, उसमें अच्छी सुविधाएं भी होना आवश्यक है। परंतु साथ ही साथ में हमारे स्व के भाव को जागृत करते हुए उस पर काम करने की आवश्यकता है, उस पर स्वाभिमान करने की आवश्यकता है। और उस दोनों दिशा में मोदी सरकार, माननीय मोहन यादव जी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जब हम हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति करते हैं तो हम अपने स्व के भाव पर गर्व करते हैं, हमें गर्व होता है। और जब हम विद्यालयों के नाम टंटिया भील के नाम से रखते हैं, और जब हम उस दिशा में बढ़ते हैं, तो वो, क्योंकि कोई भी देश सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या अच्छे हवाई अड्डों से और अच्छे स्टेशनों से ही नहीं चलेगा। और उस पर तो निश्चित रूप से भाजपा ने जितना काम किया है उतना इतिहास में नहीं हुआ है। जितने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, अच्छे स्कूल देने का काम किया, आज 5 लाख रुपए का कार्ड हर गरीब व्यक्ति के जेब में है, अच्छे अस्पताल देने का काम किया। लेकिन जहाँ पर स्कूल की बात चली है, तो ये हमारा नीमच की विडंबना है कि नीमच में सीएम राइज के लिए जमीन नहीं मिल रही है। सीएम राइज स्कूल बन नहीं पा रहा है। विधानसभा में भी प्रश्न लगा तो शिक्षा मंत्री ने यह जवाब दिया कि इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है और समय सीमा नहीं बता सकते कि कहाँ बनेगा सीएम राइज स्कूल। तो ये एक बड़ा मनासा में बन गया, जावद में बन गया, लेकिन नीमच में सीएम राइज स्कूल नहीं बन पा रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में आया? देखिए, संज्ञान में सीधे, चूंकि हम सरकारी या उस बैठकों में तो हम लोग नहीं रहते हैं कि हम सीधे उसकी चर्चा में रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर जहाँ तक सीएम राइज स्कूल की बात है, बहुत जल्दी बनेगा, अच्छे स्थान पर बनेगा, उपयुक्त जगह बनेगा, जहाँ से ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए वो ठीक अप्रोच में रहे। तो कोई भी काम हमारी सरकार में निश्चित बहुत बार कोई निर्णय 19-20 लेट हो सकते हैं, पर लेट भी समाज के हित के लिए है कि कहाँ ज्यादा ठीक रहेगा, उस निर्णय के कारण लेट हो सकता है। पर सोच कभी भी सकारात्मक और समाज के हित के लिए होती है, तो बहुत जल्दी अच्छा स्कूल बनेगा, अच्छे स्थान में चयन होगा। लंबे समय से पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्ति नहीं हो पाई है, कई निगम मंडल वो है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो विषय वरिष्ठ नेतृत्व का है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मुझे कहना चाहिए। जी जी। चलिए, एक हमारा ऑप्शन वाला कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप कुछ ऑप्शन देंगे लास्ट में, उसमें आपको एक जवाब देना पड़ेगा। आपके राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, नरेंद्र मोदी, मोहन यादव या अन्य कोई? भगवा ध्वज। भगवा ध्वज आपका? अच्छा अच्छा। सेकंड के आपका राजनीतिक दुश्मन आप किसे मानते हैं, दिलीप सिंह परियार, माधव मौरू या ओम प्रकाश सकलेचा? जो भी देश विरोधी शक्तियां हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व नीमच में किससे, दिलीप सिंह परियार से या सज्जन सिंह चौहान से? कांग्रेस से। कांग्रेस। एक और लास्ट क्वेश्चन ये कि आप का जीवन में लक्ष्य क्या है, चुनावी राजनीति में उतरना या संगठन के लिए कार्य करना? किसी भी भूमिका में काम करें, जो पार्टी का सोच है देश पहले दल बाद में, उस भूमिका में काम करना है। ठीक ठीक। तो आप थे पवन पाटीदार जी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में रूबरू हुए। अगली बार फिर मिलाएंगे किसी और हस्ती से। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। तो याद थी आज दिन भर की खबरें, चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
नीमच शहर को हरा भरा बनाने की दिशा में कदम, 18 बगीचों का किया गया निरीक्षण, विकास कार्य जारी। नई परिवहन नीति के विरोध में बस ऑपरेटर एकजुट, 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम की चेतावनी। रोड डिवाइडर लाइन और चमकदार रोड स्टैंड, नीमच को नगर पालिका अध्यक्ष ने की यातायात सुधार की शुरुआत। नीमच में संकल्प से समाधान अभियान के तहत दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर, सैकड़ों हितग्राहियों को मिला लाभ। थाना रतनगढ़ और डिक्केन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 साथी नग वजन गिरफ्तार, सोने चांदी के जेवरात लौटे मालिक के पास। यादव जी की लव स्टोरी पर नारायणी सेना का विरोध, समाज ने की निष्पक्ष जांच की मांग। मंदसौर में अफवाह से मचा बवाल, बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई, बिना पुष्टि बच्चा चोर बताकर सड़क पर की मारपीट। ग्वालियर में पुलिस भर्ती का फिजिकल टेस्ट शुरू, 14 मार्च तक चलेगी आरक्षक भर्ती की शारीरिक परीक्षा, 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे फिजिकल टेस्ट। तो इजाजत दीजिए तन्वी लकीरा पर, आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।